Good evening, students. So, this is our lecture number 84 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अब थोड़ा धीरे धीरे करके जितने भी सेक्शंस रिमेनिंग है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं. जहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको बताने होंगे वहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूंगा. बट अब ये बहुत ही ड्राई एरिया है, यहाँ पर बस हमें मेयरली चीज़ों को समझना है. वहाँ पे कुछ अथॉरिटीज़ के नाम मैंशनड है, उन अथॉरिटीज़ को ध्यान में रखना है. बाकी इन सारे सेक्शंस में कुछ भी समझने के लिए उतना ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर सेक्शन 90 के डिस्कशन से. तो डायरेक्टली बस हम लोग को आज बेयर ट्रेडिंग ही करनी है. मैं आपको समझा दूंगा और आपको बता दूंगा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 90. 89 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था ना. प्रोक्लेमेशन वगैरह, अटैचमेंट वगैरह आप लोग अच्छे समझ गए ना. ठीक है, तो आप बता दिया करिए कमेंट वगैरह करके कि मतलब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं. मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करके मेरे को इन्फॉर्म करें इस रिगार्डिंग कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं. शुरू करते हैं. अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस. ठीक है, अब जहाँ तक मुझे याद है तो सेक्शन 90 की डिस्कशन मैंने आपके साथ पहले करके रखी है. दोबारा एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ये जो भी सेक्शंस रिमेनिंग है इस चैप्टर के. फिर हम लोग चैप्टर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे. इसमें चैप्टर 7 में आपका सेक्शन 100 जो है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ मतलब काइंड ऑफ मिनी हैबियस कॉर्पस. ठीक है, सेक्शन 100 जो है वो एक मिनी हैबियस कॉर्पस है. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कई बार मतलब मेंस में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बाकी जो सेक्शंस हैं उनको हमें ऊपर ऊपर से ही समझना है. अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, ये इसका पार्ट डी है चैप्टर 6 का. इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स. सेक्शन 90. अ कोर्ट में in any case in which it is empowered by this Sahita to issue a summons for the appearance of any person, issue after recording its reasons in writing a warrant for his arrest. ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कोई भी कोर्ट, ठीक है, in any case in which it is empowered by this Sahita to issue a summons for the appearance of any person, issue after recording its reasons in writing a warrant of his arrest. ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि जनरली जो चीज़ कोर्ट पहले इशू करती है वो समन्स होता है. ठीक है, अगर आपको याद हो सेक्शन 227 के डिस्कशन, तो मैंने आपको बताया था जब कोर्ट प्रोसेस इशू करता है तो समन्स केस में कोर्ट मैंडेटरली समन करता है. ठीक है, और वारंट केस में हमने टर्म में पढ़ा था जो कि ये सिग्निफाई करता है कि इवन अगर मान लो केस वारंट केस है तो वहाँ पर भी कोर्ट को हमने ये डायरेक्शन दी है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 227 कि आप पहले एक माइल्डर प्रोसेस अडॉप्ट करिए, आप पहले समन्स भेजिए. आपके डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन हम आपको एक काइंड ऑफ डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप कोशिश करिए कि पहले समन्स भेजिए. फालतू में किसी इंसान को फोर्सफुली अरेस्ट करके लाने की क्या ज़रूरत है अगर वो चुपचाप समन्स से कंप्लाई कर जाए तो. ठीक है, तो सेक्शन 90 ये कहता है कि मान लो समन्स केस है, ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि समन्स भेजने के बाद आप वारंट नहीं भेज सकते. हमने इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर पहले पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे यही कह रहा है अ कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस संहिता टू इशू अ समन्स, ठीक है, फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन. मतलब कि अगर कोर्ट एम्पावर्ड है समन भेजने के लिए टू एनी पर्सन फॉर देयर अपीयरेंस आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट. ठीक है, समन्स भेजने के बाद जो कोर्ट है वो चाहे तो समन्स केस में वारंट भी इशू कर सकता है, बट यहाँ पर कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? क्लॉज ए. इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स और आफ्टर द इशू ऑफ द सेम बट before the time fixed for his appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons. ठीक है, समन भेजने के बाद आप वारंट किस केस में भेजोगे ये वो बता रहा है. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ. यहाँ पर समन जो है वो ड्यूली सर्व हो गया है. कोर्ट ने एक डेट दी है, एक टाइम दिया है, जिस टाइम पर जिस इंसान को समन किया गया है वो कोर्ट में अपीयर हो. ठीक है, अब जो उसका टाइम पीरियड है जब उसको अपीयर होना है, कोर्ट उससे पहले भी वारंट भेज सकता है क्योंकि कोर्ट को ऐसा अंदाजा लग गया है कि ये इंसान फ्यूचर में समन से कंप्लाई नहीं करेगा. देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा है इफ ईदर बिफोर the issue of such summons or after the issue of the same but before the time fixed for his appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons. समझ में आ गया? बी पे आते हैं. If at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure.
ठीक है, ये उन सिचुएशन की बात करता है जहां पे समन को भेज दिया गया है, अभी टाइम बचा है जिस बीच में समन को प्रॉपरली ड्यूली एग्जीक्यूट करना है, यानी कि जिस इंसान को समन भेजा गया था उसको अभी कोर्ट में अपीयर होना है, लेकिन कोर्ट को ये पता चलता है कि ये इंसान जो है ये एब्सकॉन्ड कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो समन के तुरंत बाद ही वारंट भेज सकता है। ठीक है, और बी ये कहता है कि अगर समन भेजा गया था एंड द पर्सन फेल टू अपीयर, तो वहां पर भी कोर्ट वारंट इशू कर सकता है। इज दैट क्लियर? 91. When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond or bail bond for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. यहाँ पे क्या कह रहा है? Power to take bond or bail bond for appearance. फिर से पढ़ते हैं. When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant is प्रेजेंट इन सच कोर्ट। ठीक है, अब मान लो कोई इंसान है जिसको समन इशू करना था, ठीक है, या फिर उसके अगेंस्ट में वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करना था। ठीक है, वो जब मान लो किसी ट्रायल की प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम पर कोर्ट में प्रेजेंट है, कोई ट्रायल या इंक्वायरी हो रही है और उस टाइम पर वो कोर्ट में प्रेजेंट है, तो वहां पर जो मतलब जज हैं, जो आपके मजिस्ट्रेट साहब हैं, सच ऑफिसर may require such person to execute a bond or bail bond for his appearance in such court or any other court to which the case may be transferred for trial. ठीक है, तो उस इंसान से जो कि कोर्ट में प्रेजेंट है उसको एक बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड में एंटर करवाया जा सकता है। फॉर व्हाट रीजन? ताकि जब उसको अपीयर करने के लिए कहा जाए तो वो अपीयर हो। अगर वो अपीयर नहीं होता है तो क्या होगा? 92. When any person who is bound by any bond or bail bond taken under this संहिता to appear before a court does not appear, the officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person be arrested and प्रोड्यूस बिफोर हिम। ठीक है, अब उसको बॉन्ड बेल बॉन्ड में एंटर करवाया गया था एंड दैट पर्सन डिड नॉट अपीयर एट द टाइम स्टिपुलेटेड। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? जो ऑफिसर हैं वो उसके अगेंस्ट में एक वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? 93. The provision contained in this chapter relating to summons and warrant and their issue, service and execution shall so far as may be apply to every summons and every warrant of arrest issued under this संहिता। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। चैप्टर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9 इसमें आप लोग सेक्शन 90 ध्यान रखिएगा। इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ इन एडिशन टू समन्स। ठीक है, एक बार इसको फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज empowered by this संहिता to issue a summons for the appearance of any person issue after recording its reason in writing a warrant for his arrest। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि मान लीजिए एक समन्स केस है, तो उस समन्स केस में भी जो कोर्ट है वो वारंट इशू कर सकता है। ठीक है, अब वो वारंट किस केस में इशू करेगा? अगर उसको पता है कि समन्स इशू करने से पहले या फिर बाद में दैट पर्सन कैन एब्सकॉन्ड। ठीक है, और बी उस सिचुएशन की बात करता है जहां पे समन को इशू कर दिया गया था एंड सब्सिक्वेंटली जिस इंसान के अगेंस्ट समन को इशू किया गया था वो कोर्ट में जिस टाइम पे स्टिपुलेट किया गया था अपीयर नहीं हुआ। ये आपको क्लियर है दोनों चीज़ें? ये ध्यान रखिएगा, 90 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है। चैप्टर 7 पे आते हैं। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, समन्स टू प्रोड्यूस। ठीक है, दिस इज चैप्टर 7। इसमें बस अभी हम लोग 2 सेक्शंस करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेक्शन 96 से शुरू करेंगे, वहाँ से हमारी थोड़ी डिस्कशन बड़ी होगी। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चैप्टर 6 में हमने पर्सन के रिगार्डिंग जो समन और वारंट इशू किया जाता है उससे डील कर लिया। अब चैप्टर 7 जो है वो डील करता है समनिंग ऑफ थिंग्स। ठीक है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सामान है, उसको कोर्ट में समन करवाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा वो चैप्टर 7 में दिया हुआ है। ठीक है, वेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कंसीडर्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन devices which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this संहिता by or before such court or officer, such court may issue a summons or such officer may by a written order either in physical form or in electronic form require the person in whose possession or power such document or thing is believed to be to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order। अब सेक्शन 94 सब सेक्शन 1 क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक जो चैप्टर 6 में हमने प्रोसीजर पढ़ा था दैट बेसिकली रिलेट्स टू समनिंग ऑफ ए पर्सन। अब जो हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस रिगार्डिंग प्रोसीडिंग दी गई है कि अगर आपको कोई चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है,
कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको समन करवाना है, तो आप किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समनिंग अथॉरिटी कौन कौन है, कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ठीक है, इफ एनी कोर्ट या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उनको लगता है कि किसी चीज को समन करने की आवश्यकता है, इट मे बी इधर अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, इट कैन बी एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इट कैन बी एन कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, जिसके अंदर मतलब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके अंदर देयर इज अ लाइक्लीहुड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर कोई डिजिटल एविडेंस हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर अब ये किस स्टेज पर किया जा सकता है, इस सेक्शन को किस स्टेज पर इन्वोक किया जा सकता है? ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। अच्छा, अदर प्रोसीडिंग में क्या क्या प्रोसीडिंग्स आ जाएंगी आपकी? जैसे आपकी बेल की हियरिंग हो गई, बेल की प्रोसीडिंग हो गई, ठीक है, आपकी ये क्या कहते हैं, अपील प्रोसीडिंग हो गई। तो इन सब में ये सारे जो है ना ये अदर प्रोसीडिंग के अम्ब्रेला में कवर होंगे। इज दैट क्लियर? फिर से पढ़ते हैं इसको। वेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन considers that the production of any document, electronic communication including communication devices, which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry or trial or other proceeding under this Sahita, by or before such court or officer, such court may issue a समन्स और सच ऑफिसर मे बाय रिटन ऑर्डर। देखो कोर्ट जो है वो समन इशू करेगा, जो पुलिस ऑफिसर है वो एक रिटन ऑर्डर देगा। अब जो ये समन और रिटन ऑर्डर है ये या तो किसी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो सकता है, फिजिकल फॉर्मेट में हो सकता है, मतलब उस बंदे को पोस्ट के थ्रू भिजवाया जाए कि आपका ये जो सामान आपके पोजीशन में है हम चाहते हैं कि इसको आप हमारे सामने प्रोड्यूस करो, या तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेल के थ्रू उसको भेजा जा सकता है। ठीक है, रिक्वायर द पर्सन इन हुज पोजेशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव टू बी टू अटेंड एंड produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order. Is that clear? Subsection 2 पे आते हैं। Any person required under this section merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। अब देखिए यहाँ पर जिस इंसान को हमने समन या फिर रिटन ऑर्डर भेजा है कि वो किसी चीज़ को उनके सामने प्रोड्यूस करें, यानी कि पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर कोर्ट के सामने, तो वहां पर अगर वो इंसान फिजिकली प्रेजेंट ना भी हो, बस उसने सामान को भिजवा दिया कोर्ट में या फिर पुलिस ऑफिसर के पास, तो वहां पर भी ये हम लोग एक लीगल फिक्शन के थ्रू प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि जो ऑर्डर उसके अगेंस्ट में पास किया गया था उसने उस ऑर्डर से ड्यूली कंप्लाई किया है। ठीक है, मतलब उसको कहा गया था कि तुम्हारे पास ये जो मोबाइल फोन है हम चाहते हैं इसको तुम कोर्ट में समन करो, ठीक है, कोर्ट में लाके प्रोड्यूस करो। ठीक है, अब वो इंसान क्या किया, उस मोबाइल फोन को डायरेक्टली कोर्ट में पोस्टल अथॉरिटी के थ्रू भिजवा दिया। ठीक है, वो खुद नहीं आया कोर्ट में लेकिन उसने सामान को भिजवा दिया। तो यहां पर हम लोग यही प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि जो ऑर्डर पास किया गया था किसी चीज को समन करने का, वो ऑर्डर जो है वो ड्यूली एग्जीक्यूट हो गया। इज दैट क्लियर? सबसेक्शन 3, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, अब ये एक सेविंग क्लॉज है, टू अफेक्ट सेक्शन 129 एंड 130। अब ये जो 129 एंड 130 है, ठीक है, बीएसए का, इसको हम लोग बीएसए में ही पढ़ेंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं अगर आपको बता दूं थोड़ी बहुत चीज़ें, तो ये बेसिकली 129 130 रिलेट करता है उन सिचुएशंस पे जहाँ पे आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से किसी डॉक्यूमेंट को मंगवा रहे हो। ठीक है, मान लो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है, अब आप उस डॉक्यूमेंट को इशू उस डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में समन कर रहे हो या फिर पुलिस ऑफिसर जो है बाय रिटन ऑर्डर उस डॉक्यूमेंट को मंगवा रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ये सेविंग क्लॉज है, इन सारे जो सेक्शंस हैं इनको सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये अलाउड नहीं है ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और द बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। ठीक है, बी टू अप्लाई, ये बैंकर बुक एविडेंस एक्ट जो है ना ये बेसिकली उस चीज़ से रिलेट करता है जो मतलब बैंक्स वगैरह में आप लोग डिपॉजिट करते हैं, तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं ना जिनको आप नहीं समन करवा सकते, ये उससे डील करता है। बी टू अप्लाई टू अ लेटर, पोस्ट कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी। ये बी को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ पोस्टल अथॉरिटी के पास है, ठीक है, जो उसकी कस्टडी में कोई भी ऐसा सामान, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज़ है, वो पोस्टल अथॉरिटी के कस्टडी में है, तो उसको आप समन नहीं करवा सकते। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप सोचिए, एक बार सोच के बताइए आपके हिसाब से इसका रीज़न क्या हो सकता है। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, जो पोस्टल अथॉरिटी होती है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है।
ठीक है। और जो ये पोस्टल सर्विसेज होती है ना, इनको बहुत ही प्राइवेट मैटर माना जाता है। दैट्स वाई आप डायरेक्टली किसी पोस्टल अथॉरिटी के पास से किसी सामान को समन नहीं करवा सकते, ठीक है। 95 पे आते हैं। सबसेक्शन 1, इफ एनी डॉक्यूमेंट पार्स, अब देखिए अब एक चीज बताता हूं। अब 94 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी जो है वो बताता है कि जनरली आप किसी पोस्टल अथॉरिटी से कोई सामान नहीं मंगवा सकते, लेकिन देयर इज ए प्रोसीजर जहां पर आप पोस्टल अथॉरिटी से भी सामान मंगवा सकते हो, डायरेक्टली नहीं, एक इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। तो वो जो प्रोसीजर है वो 95 के अंदर दिया है। इज दैट क्लियर? पढ़ते हैं सबसेक्शन 1। इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग is in custody of a postal authority is, in the opinion of the district magistrate, chief judicial magistrate or court of session or high court, wanted for the purpose of any investigation, inquiry or trial or other proceeding under this Sahita, such magistrate or court may require the postal authority to deliver the document, parcel or thing to such person as the magistrate or court directs. अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए जो क्लॉज बी था सबसेक्शन 3 का, वहां पर हमने ये साफ साफ कह दिया कि किसी पोस्टल अथॉरिटी के पास से आप किसी सामान को नहीं मंगवा सकते। सबसेक्शन 1 ये कहता है, सबसेक्शन 1 बेसिकली उस सेविंग क्लॉज के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है। यहां पर ये कहता है कि मान लो अगर इनमें से कोई भी अथॉरिटी है, दैट इज आपका डीएम, ये अथॉरिटी याद रखिएगा, ठीक है, आपके सीजेएम साहब या फिर आपका कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, ठीक है, ये चाहते हैं कि पोस्टल अथॉरिटी के पास कोई ऐसी सामान है जिसको कोर्ट में समन करना है। तो व्हाट दे गोना डू इज दे विल ऑर्डर द पोस्टल अथॉरिटी टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर थिंग टू द पर्सन टू हुम द थिंग शुड बी डिलीवर्ड, ठीक है। जो सामान जिस इंसान तक पहुंचना था वो पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर करेंगे कि उस सामान को उस इंसान तक पहुंचाओ ताकि हम 94 का प्रोसेस इशू कर सकें, ठीक है। अब मान लो सामान के पास वो सामान, सॉरी, उस इंसान के पास वो सामान पहुंच गया, तो वहां पे तो फिर हम लोग 94 को इन्वोक कर सकते हैं ना, क्योंकि अब वो पोस्टल अथॉरिटी कस्टडी में नहीं है। दोबारा देखिए तो क्या कह रहा है, सही था। देखिए, सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट्स, ठीक है। मतलब पोस्टल अथॉरिटी के थ्रू जिस सामान को जिस इंसान के पास पहुंचाना था, अब उसमें डीले हो रहा था और कोर्ट जो है वो चाहती थी कि सामान को जल्दी से वो कोर्ट में समन करे, उस डॉक्यूमेंट को, पार्सल को, थिंग को कोर्ट में समन करना था, ठीक है। तो अब कोर्ट क्या करेगा, उस पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर करेगा कि आप इस सामान को उस इंसान तक पहुंचा दो ताकि उसके बाद हम 94 के अंदर का जो प्रोसीडिंग है उसको इशू कर सकें। इज दैट क्लियर? 95 सबसेक्शन 2 पे आते हैं। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज in the opinion of any other magistrate, whether executive or judicial, or of any commissioner of police or district superintendent of police, wanted for any such purpose, he may require the postal authority to cause search to be made for and to retain such document, parcel or thing pending the order of a district magistrate, chief judicial magistrate or court under subsection 1. अब subsection 2 क्या कहता है मैं समझाता हूँ। सबसेक्शन 1 में हमने ये समझा कि कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ हैं, जैसे आपके डीएम हो गए, सीजेएम हो गए, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट हो गया, जो कि पोस्टल अथॉरिटी को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आपके कस्टडी में जो सामान है वो हमें कोर्ट में समन करना है। तो आप एक काम करो, जो ये सामान आपकी कस्टडी में है ना, ये जिस भी इंसान को पहुंचने वाला था उसको जल्दी से पहुंचा दो ताकि हम लोग 94 का प्रोसेस इशू कर सकें। अब मान लो जो ट्रायल है वो किसी और कोर्ट के अंदर चल रहा हो, मान लो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास कोई ट्रायल चल रहा हो, ठीक है, और वहां पर उनको समन करना है किसी सामान को, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली पोस्टल अथॉरिटी को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि जो ये तुम्हारे पास सामान है ना, इसको रिटेन करके रखो, ठीक है, इसको रिटेन करके रखो, इसको भेजना मत किसी इंसान के पास। ये वो कर सकते हैं। देखो, पोस्टल अथॉरिटी के पास से आप सामान को मंगवा नहीं सकते, लेकिन आप ये ऑर्डर दे सकते हैं कि जो सामान तुम्हारे पास है उस सामान को अपने पास ही रखो। फिर वो क्या करेंगे, फिर जो अथॉरिटी सबसेक्शन 1 के अंदर है, ठीक है, उनसे ऑर्डर पास करवाएंगे इस रिगार्डिंग कि यहां पर ये सामान है जो हमें कोर्ट में समन करवाना है, तो अब आप पोस्टल अथॉरिटी को ये ऑर्डर दीजिए कि वो सामान को उस इंसान को डिलीवर कर दे जिसके पास वो पहुंचने वाला था, एंड देन सब्सिक्वेंटली हम लोग 94 का जो ऑर्डर है उसको, जो 94 का जो प्रोसीडिंग है उसको हम लोग, जो प्रोसेस है उसको हम लोग इशू कर सकें। इज दैट क्लियर? फिर से पढ़ लेते हैं। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मैजिस्ट्रेट, whether executive or judicial, or of any commissioner of police
और DSP, that is the district superintendent of police, wanted for any such purpose, he may require the postal authority to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a district magistrate, chief judicial magistrate or court under subsection 1. समझ में आपको आ गया चीज़ें? एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है? फिर नेक्स्ट लेक्चर में 96 से हम लोग शुरू करेंगे. जान लो बहुत छोटा लेक्चर है ये, अभी इतना ही मेरे पास कंटेंट था आपको बताने के लिए, इसीलिए. हाँ, तो क्योंकि जो 96 के आगे का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टाइम टेकन है, तो मैंने सोचा उसके लिए एक अलग से लेक्चर डेडिकेट कर दें. तो 90 में हमने क्या समझा कि समन्स केस में आप चाहें तो समन्स के बजाय वारंट को भी इशू कर सकते हैं इन सम सिचुएशंस, ठीक है. 91 में हमने ये समझा कि कोई इंसान है जिसको बाद में मतलब जिसके अगेंस्ट में समन इशू किया जा सकता है, जिसको कोर्ट में अपीयर करने के लिए कहा जा सकता है और वो कोर्ट में ही प्रेजेंट था, तो उसको बॉन्ड या बेल बॉन्ड में एंटर करवाया जा सकता है. यहाँ पर वो भी चीज़ें हैं, अगर वो अपीयर नहीं हुआ तो बॉन्ड और बेल बॉन्ड का जो अमाउंट था वो कोर्ट जो है फोरफिट कर लेगा, ठीक है. फिर 94 में हमने ये समझा कि अगर किसी सामान को हमें समन करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है. सेविंग क्लॉज में हमने कुछ एक्सेप्शन देखे जिनको आप नहीं मतलब कोर्ट में समन करवा सकते हो जिन सामानों को, ठीक है. और 95 में हमने ये समझा कि अगर मान लो पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में कोई चीज़ है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा उस सामान को कोर्ट में या फिर पुलिस ऑफिसर के पास में समन करवाने का. इज़ दैट क्लियर? ठीक है. तो 95 तक हो गया. 96 से हम लोग शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन को. अब जो 96 है, अभी तक 95 में हमने बस एक समन भेजा है, ठीक है. अब 96 में हम लोग वारंट इशू करेंगे, ठीक है. तो जो 96 है वी विल रीड इट विद सेक्शन 185 ऑल्सो. 185 की डिस्कशन हमने पहले करके रखी है, लेकिन दोबारा एक बार आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए समझने में. सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.